अस्सलाम वालेकुम। ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन के लिए दुनिया भर में एक मोहलिक मर्ज़ साबित हो रहा है और इसकी बढ़ती हुई शरह ख़ासी तशवीशनाक है। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, उससे बचाव किस तरह मुमकिन है, एक मरतबा वो हो जाए तो उसके इलाज के लिए क्या करें, इसके लिए हमने पाकिस्तान की सबसे मशहूर और सबसे बेहतरीन ब्रेस्ट सर्जन को अपने स्टूडियो में दावत दी। हम नहायत खुश नसीब के उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और उनके नहायत मशकूर हमारे साथ हैं आज डॉक्टर रफ़ीना सुमर साहिबा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you, madam? Alhamdulillah. Such an honor to have you. So thank you so much for taking out time. Pleasure. It's pleasure. मैडम प्लीज टेल मी कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, अब क्यों इतना ज्यादा होने लगा है? पहले तो हम इसके बारे में नहीं सुनते थे। क्या रीजंस हैं इसके हो जाने के? क्योंकि कैंसर जो है सबको मालूम है कि अल्लाह मियाँ ने बड़ा एक हमारे जिस्म में निज़ाम रखा है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ बड़े एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है, बिकॉज़ अल्लाह मियाँ ने जिस्म के अंदर बड़ा कंट्रोल मैकेनिज़्म रखा है। हमारा जिस्म एक छोटे-छोटे सेल्स से बनता है। अगर वो सेल्स बॉडी के कंट्रोल से निकल जाएँ, तो वो किसी का कहना नहीं मानते, वो रैपिडली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और वही चीज़ अगर ब्रेस्ट में हो जाती है, तो वो एक गुठली की शक्ल अख्तियार करती है, वो कैंसर होता है। वो ना सिर्फ़ ब्रेस्ट में रहती है, फिर एक स्पेशल नालियाँ होती हैं जिनको लिम्फेटिक्स कहते हैं, उसके ज़रिए अंडर आर्म के ग्लैंड्स में जाता है और फिर खून के ज़रिए पूरे जिस्म में भी फैल जाता है अगर हम उनका ख़्याल नहीं करें। पता नहीं शराब बिल्कुल जितना हम पहले देखते थे उसके लिहाज से कैंसर बहुत ज़्यादा देखते हैं। एक तो थोड़ी-सी हमारी लोगों को आगाही भी आ गई और वाक़ई हमारा लगता है कि इंसिडेंस जो है, उसकी शरह जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, किसी एक रीज़न को हम नहीं कह सकते। कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो हमारे हाथ में है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ वो चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। जैसे फीमेल होना एक रिस्क फैक्टर है। अगर हम कोई 1000 फीमेल्स देखते हैं तो शायद 1 मेल को ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं। तो फीमेल होना, उम्र बढ़ती चली जाती है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और जिन लोगों के नंबर ऑफ साइकिल्स उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा आते हैं, यानी जल्दी पीरियड्स हों, देर से ख़त्म हों, उनका रिस्क बढ़ जाता है। जो लोगों का या औलाद नहीं है या फर्स्ट डिलीवरी आफ्टर द एज ऑफ 35 इयर्स है, उनका रिस्क बढ़ जाता है। जिनको किसी वजह से जिस्म के इसी हिस्से में रेडिएशन लग सकी हो, ये बढ़ जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स वो जो हैं, जो हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ 35 इयर्स हो, बच्चों को 2 साल दूध पिलाएँ और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सारी चीज़ें अवॉइड करें और कोई भी ये फीमेल हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है, तभी वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो अगर हम कोई एक्सटर्नल हार्मोन ले रहे हैं, जैसे मेनोपॉज़ होने वाला होता है, लोगों को हॉट फ्लैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक्सटर्नल हार्मोनल थेरेपी लेते हैं और वो एक मल्टीविटामिन की तरह से सालों खाते रहते हैं। तो कोई भी एक्सटर्नल हार्मोनल थेरेपी जो है, लें 4 साल, 5 साल अंडर सुपरविज़न ऑफ अ डॉक्टर एंड जब उसकी नीड ख़त्म हो जाए, तो उसको मल्टीविटामिन के तौर पे ना रखें और जो लोग लेते भी हैं, इट शुड बी टेकन अंडर केयर ऑफ अ डॉक्टर। दूसरा मोटापा भी एक ब्रेस्ट कैंसर की वजह बढ़ता है, स्पेशली वेट गेन आफ्टर द मेनोपॉज़। तो अगर अपने वज़न को काबू में रखें, हेल्दी खाएँ, मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाएँ ताकि आपको मोटापा ना हो, एक्सरसाइज़ करें, तो ये सारी चीज़ें फिर हमारी सेहत के लिए बेहतर हो सकती है। जिनकी फैमिली में किसी को होता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली, फैमिली मीन्स फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स, माँ, बहन, नानी, दादी। तो ज़रूरी नहीं है, लोग बोलते हैं अगर किसी की फैमिली में हुआ है तो बाकी सारी फैमिली को होना ज़रूरी है। यू आर एट एन इंक्रीज़ रिस्क। वो भी इस वजह से होता है कि एक तो ये चीज़ है कि हमारा खाना-पीना, उठना, माहौल वही है। दूसरी चीज़ है एक स्पेशल जीन्स होती हैं, अगर वो हमारी फैमिली में है, वो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है और वही जीन्स उससे हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आती है, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर किसी की फैमिली में उसको थोड़ा-सा अलर्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये कसमन ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फैमिली मेंबर को हो गया तो सारों को होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक मैडम। मैडम मेनोपॉज़ भी थोड़ा-सा समझा दीजिए ताकि हमारे लोगों को मेनोपॉज़ का मतलब है जैसे पीरियड्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकली जब पीरियड्स शुरू होते हैं और 40-50 साल के बाद सबके कुदरती तौर पे हर औरत के ख़त्म हो जाते हैं।
जब वो पीरियड्स खत्म होते हैं तो ये फीमेल हार्मोन डिपेंडेंट है। जब फीमेल के हार्मोन्स खत्म हो जाएंगे तो पीरियड्स भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन कभी भी अगर देखें फीमेल हार्मोन जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं वो जीरो नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है बिकॉज ओवरीज तो खत्म हो जाती है। हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल, वहां से कुछ ट्रांसमिट होके आ रहा होता है। इवन मेल्स में भी फीमेल हार्मोन होते हैं, मेल्स फीमेल्स में भी थोड़ी मेल हार्मोन्स होते हैं। वो मेल हार्मोन जो है वो मोटापे में फैट टिश्यू में जाके फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट होते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि अगर वजन बढ़ेगा तो फिर वो जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन है वो जितनी ज्यादा मोटापा अवेलेबल होगा उतनी ही कन्वर्ट होके वो फीमेल हार्मोन में बनेगा तो रिस्क बढ़ेगा। तो जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है रिस्क बढ़ता चला जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि यंग लड़कियों को नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जो है पीक एज जो है वो 40 से 50 साल के दरमियान है, लेकिन हम इससे बहुत कम लड़कियों में देख रहे हैं, बल्कि 20s में भी देख रहे हैं। तो आप और उम्र बढ़ती चली जाएगी तो वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करेंगे तो वो सारे रिस्क पर बढ़ता चला जाता है। शुक्रिया मैडम। मैडम इसकी कोई टाइप्स होती हैं या बस ब्रेस्ट कैंसर इज जस्ट ब्रेस्ट कैंसर? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर की बहुत टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स आम आदमी के लिए समझना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ वो होते हैं जब हम बायोप्सी से पहचानते हैं, कुछ अग्रेसिव टाइप्स होती हैं, कुछ स्लो ग्रोइंग होती हैं। आई थिंक वो क्लिनिशियंस के लिए वो हेल्पफुल होता है। हाँ, ये चीज़ समझने की ज़रूरी है आम पब्लिक के लिए। अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज में ये होता है कि पहले हमारी जो मिल्क डक्ट्स हैं उसकी लाइनिंग होती है, उसकी दीवार होती है। उस दीवार के अंदर जो सेल्स हैं पहले उसमें चेंजेस आती हैं, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल इब्तदाई मराहिल या इन साइटू डिजीज। जब वहां पे चीजें हम पकड़ लें तो समझें कि आपने बीमारी को क्योर कर दिया, खत्म कर दिया उसको ऑपरेट करके, और फिर अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती। लेकिन अगर हम उस टाइम पे ना पकड़ कर पाए उस बीमारी को उस स्टेज पे फॉर मैनी रीजंस, क्योंकि उस वक्त आपको हाथ लगा के कुछ पता नहीं चलता। ये जो लोग ज्यादातर रूटीन में एक्सरेज कराते हैं ब्रेस्ट का स्पेशल, उनको पता चलता है। तो अगर हम नहीं करें, जब वो लाइनिंग को क्रॉस करते हैं तो फिर लाइनिंग को क्रॉस करने के बाद उसके फैलने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से अगर हम उसको अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज में पकड़ें, और यही हमारी हर एक को होती है कि उसको अर्ली डायग्नोज करें। अर्ली में आप एक तो आपको हाथ लगा के पता चल सकता है, लेकिन इससे बेहतर चीज़ ये होती है कि आप रेगुलर ब्रेस्ट के एक्सरेज और फिजिकल चेकअप कराते रहें, ताकि इब्तदाई मराहल में जब वो लाइनिंग को क्रॉस नहीं किया है, हमारी विश है कि हम उस स्टेज पे उसको पकड़ लें। बिल्कुल ठीक मैडम। मैडम ये स्क्रीनिंग किस किस को करानी चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंटली करानी चाहिए, और किस एज से ये स्क्रीनिंग कराना शुरू कर देना हर चाहिए? औरत को जैसे वो बात 20 साल के बाद समझना चाहिए कि अपने आप को कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आना चाहिए। हर औरत को महीने में एक बार करना चाहिए। बेस्ट टाइम उसके एग्जामिनेशन का ये है कि जिस टाइम पीरियड्स खत्म होते हैं उस टाइम करा लें। और 35-40 साल के बाद हर औरत को चाहिए स्पेशली कि हम हर 2 साल पे मैमोग्राम कराएं, 40 से 50 साल के दरमियान, और 50 साल के बाद हम जो है सालाना मैमोग्राम कराएं। और जिनकी फैमिली में ज़्यादा रिस्क है उनको मे बी अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर शायद हमको इससे लेस फ्रीक्वेंसी भी साल में भी कराने पड़े। और अगर हम जनरली ये देखते हैं कि जिसकी फैमिली में है, उसमें फैमिली में जिस उम्र पे डायग्नोस हुआ है उससे 5 साल पहले से ही उसको स्क्रीनिंग में डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत खूब। मैडम इस हवाले से आप कोई मिसकंसेप्शन सुनती होंगी जो अक्सर आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, उनको काइंडली एड्रेस कीजिएगा। बेतहाशा मैं एक दफ़ा गिनना शुरू की तो मैं 29 पे आकर रुक गई। क्या? लेकिन बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। आई थिंक जो चीज़ सबके लिए रेलेवेंट है, अ, एक जो है कि बायोप्सी का जैसे ही हम नाम लेते हैं ना, लोग डर जाते हैं, ना 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 लोहा नहीं लगाना, लोहे से बीमारी फैल जाती है। अच्छा। लेकिन आजकल के ज़माने में मैं कहती हूँ अब बगैर बायोप्सी के ना किसी को ऑपरेट करना चाहिए, ना किसी को कीमो या अग्रेसिव ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हम कहते हैं अगर बायोप्सी नहीं है तो कोई बीमारी नहीं है। जब तक आप बायोप्सी से प्रूव नहीं करें और कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसके लिए चैलेंज हो सकते हो। बायोप्सी क्या होती है? एक हल्का टीका लगाते हैं, सुन करके एक स्पेशल नीडल से मवाद लेते हैं। उससे हमें फ़ायदे बहुत होते हैं। उससे हमें पता चलता है ये बीमारी है या नहीं है, किस किस्म की है, कौन-सी दवाओं से फ़ायदा होगा, अग्रेसिव होगी या नहीं होगी।
पहले दवाएँ दें, पहले सर्जरी करें। तो ये पुराने ज़माने वाली बात नहीं है कि आप शक्ल देख के बता सकते हैं और हर एक का एक ही इलाज हो। आजकल के दौर में हर एक की बीमारी की तबीयत, मरीज़ की अपनी बीमारियाँ और ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप हर एक को इंडिविजुअलाइज़ ट्रीट करते हैं। एक ही कश्ती में सब नहीं जा सकते, हर एक को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो बायोप्सी से डरना चाहिए। दूसरे नहीं डरना चाहिए, करानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, लोगों के दिमाग में ये है कि मेरे ख़ानदान में किसी को नहीं है तो मुझे नहीं हो सकता, या मैंने इलाज करा लिया ये तो नहीं, मैंने तो बच्चों को दूध भी पिला लिया, अब मुझे क्यों हो रहा है? कोई एक औरत है, वो बिल्कुल बच्चे नहीं है, फैमिली में दूसरे लोगों को भी है, उसको बीमारी नहीं हुई, बिकॉज़ एक वजह नहीं है। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जब वो मिलते हैं तब जाके कैंसर होता है। किस वजह से हो रहा है उसको कहना मुश्किल है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मुझे हो सकता है, या जिसकी फैमिली में वो डर के बैठ जाते हैं कि मुझे आज हुआ कि कल हुआ कैंसर, हम सिर्फ ये आगाही देते हैं ताकि आप अलर्ट हो जाएं, अवेयर हो जाएं, बीमारी को समझ लें, उसके अलामात समझ लें, ताकि आप डॉक्टर को बर वक्त दिखा के उसको इलाज करें। दूसरे लोग आते, मुझे तो दर्द नहीं हो रहा तो मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास। कैंसर इब्तदाई मराहल में तकलीफ नहीं करता है। इस वजह से कैंसर की बीमारी, जो भी कैंसर की बीमारियां थोड़ी रिलेटिव स्टेज में आती है, जब तक कि आप उसको स्क्रीनिंग नहीं करो। तो हर एक को चाहिए कि अपने आप को देखे, और आपको इतनी मामूली सी भी तब्दीली नजर आती है, हाँ दर्द नहीं है, हाँ तकलीफ नहीं है, तो प्लीज डॉक्टर को दिखाएं, ताकि जैसे हम जिक्र कर रहे थे, अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे उसको पकड़ लें, और उसका फिर हम कैंसर का वर्ड आगे क्योर का वर्ड भी लगा सकते हैं। बहुत खूब। मैडम वही एक बार ज़रा दोबारा से आप सिर्फ़ ये बता दीजिए कि वो क्या-क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं और किस-किस तरह हर लड़की, हर औरत को चाहिए कि अगर वो 20 साल प्लस हो चुकी है, तो वो रोज़ की रोज़ बुनियाद पर, हफ़्ता-हफ़्ता, महीने-महीने बुनियाद पर ये चीज़ें कोशिश करके अपने अंदर रोज तो देखती नहीं रहे। देखना है, महीने में एक जी। बार देखना है अपने आप को। एट बेस्ट टाइम ये होता है आफ्टर पीरियड्स के खत्म होने के बाद, जब माहवारी गुज़र गई हो। जो गुजर गई हो। और अगर किसी की माहवारी बंद हो गई है 40-50 साल के बाद, वो कोई भी एक तारीख मुकर्रर कर लें, पहली पसंद है, 15 पसंद है, ताकि आप भूलें नहीं। बहुत अच्छा। हर एक को अपने आप को अनड्रेस करके, हर औरत को अपने आप को आईने में देखना है। अभी हमने कोई हाथ नहीं लगाया, सिर्फ आईने में अपने आप को देख रहे हैं कि दोनों ब्रेस्ट की साइज शेप एक ही है। और ये हम 2-3 पोजीशंस में लेते हैं, हाथ नीचे रख के, हाथ सर के पीछे करके, कमर पे हाथ रख के, झुक के, ताकि आप देखें कि कोई खाल में जगह, कोई अंदर खड्डा तो नहीं बन रहा, कोई एक जगह बल्ज तो नहीं कर रही है, निपल दोनों एक ही लेवल पे हैं, कोई अंदर की तरफ तो नहीं है, निपल पे कोई रैश तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ऐसा तो कोई जख्म नहीं है, बगल में कोई नुमाया चीज, अक्सर लोगों की बगल में चर्बी जमा होती है, वो जगह नुमाया होती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये अलामत डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये कैंसर के अलामत है। फिर आप लेट जाएं, पलंग पे लेटें, जमीन पे लेटें, लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट हैंड से देखेंगे, राइट ब्रेस्ट को लेफ्ट हैंड से देखेंगे। लेफ्ट ब्रेस्ट को रखना है तो अपना हाथ ऊपर लेके जाएं, उल्टा हाथ। जी। उल्टा हाथ ऊपर लेके जाएं, और अब हम सीधे हाथ से देखेंगे। जब हम देखते हैं तो साइड टू साइड नहीं पकड़ना है, विद द फ्लैट ऑफ द 3 फिंगर्स अगेंस्ट द चेस्ट वॉल फील करना है। आप जो भी तरीकाकार मुकर्रर करें, पहले हम बाहर देखेंगे, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर हम सेंटर में आएंगे। या आप ब्रेस्ट को 4-5 हिस्सों में डिवाइड करें, पेरिफेरी से देखेंगे, सेंटर में आएंगे, फिर आप सेंटर में देखेंगे निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, और उसी हाथ में लेटे लेटे आप अंडर आर्म्स को चेक कर लेंगे। और आपको थोड़ी सी भी तब्दीली नजर आती है, तो डॉक्टर के उनको, जब हम 10 गुठलियां देखते हैं तो शायद उसमें से एक जो है कैंसर होता है। तो गुठली होना कैंसर की अलामत नहीं है, इट मे बी और इट मे नॉट बी। आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और फिर यही तरीकाकार हम ऑपोजिट ब्रेस्ट के लिए करें कि लेफ्ट कर को देखना है तो राइट को देखना है, तो राइट ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड से देखेंगे। बहुत खूब मैडम। मैडम अब मुझे आपने अर्ज़ किया कि ये मेल ब्रेस्ट में भी होता है, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। मैडम उसकी क्या वजूहात हैं और उसकी क्या अलामात होती हैं? देखिए, अलग से तो कोई चीज, जैसे मैंने अर्ज किया कि फीमेल हार्मोन्स मेल्स में भी जी, होता है, जी। और अगर जीन्स जो है आपने अपनी माँ से ली है, तो वो मेल को भी आ सकती है, फीमेल को भी आ सकती है। लेकिन मेल में बहुत कम जाके बीमारी, वो जीन होगी भी तो बीइंग अ मेल वो अपने आप को बीमार, लेकिन वही अपनी जीन आगे अपनी बेटी को पास करता है, जिसका रिस्क बहुत बढ़ सकता है। तो मेल्स को भी
हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, और उनको भी ज़रूरी नहीं है जब जेनेटिक म्यूटेशन हो तभी हो, बगैर उसके भी होता है। वही हार्मोनल फैक्टर्स, वही एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो फीमेल्स पे लागू हैं, वही मेल्स पे भी होते हैं, बट क्योंकि फीमेल हार्मोन की मिकदार ना होने के बराबर है, और बाय बीइंग जस्ट वर्च्यू ऑफ बीइंग मेल वो डिजीज़ एक्सिबिट नहीं करते हैं और बहुत कम करते हैं। लेकिन मेल्स में क्योंकि ब्रेस्ट का टिश्यू इतना नहीं होता है, तो छोटी-सी गुठली भी पकड़ में आ जाती है, अगर हम तवज्जो दें जी। और अपने आप को देखें। और यहाँ पे आपने बहुत अहम बात बताई कि हर लड़की को इस बात को मद्देनज़र रखना है कि अगर उसकी दादी को हुई है, तो वो एक हाई रिस्क है। दादी, नानी, खाला, फूफी, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव। ये नहीं है कि लोग कहते हैं मेरी सास को है। अगर आपकी सास आपके रिश्तेदार नहीं है, आप उसी घर में रह रहे हो, तो वो नहीं है। और दूसरी चीज़ जो लोगों को ये होता है, उसको कैंसर है क्या, मैं उसके साथ खाना खा सकती हूँ? कैंसर कोविड नहीं है, ये कंटेजियस डिज़ीज़ नहीं है। आपको उठने-बैठने, खाने-सोने के साथ ये बीमारी आप नहीं पकड़ सकते। तो बल्कि कैंसर वाले मरीज़ जो है वो ऑलरेडी डिप्रेशन में, लोनली हैं, तो उनके साथ उठे-बैठे, खाएँ जितना दें, बल्कि उनको आपको रिस्क नहीं है। अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी है, तो वो किसको ट्रीटमेंट, तो उनकी इम्यूनिटी कम है, आप उनको नुकसान पहुँचा जा सकती है, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बिल्कुल मैडम, बहुत खूब। मैडम, क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराने से इसके इम्कानात कुछ कम होते हैं? बिल्कुल, अगर कहते हैं कि आप अर्ली फर्स्ट फुल टर्म डिलीवरी हो बिफोर द एज ऑफ 35 और बच्चे को 2 साल दूध पिलाएँ, तो उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। अच्छा, तो सबको एनकरेज करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। बिल्कुल। अच्छा, एक और लोगों के ज़हन में सवाल होता है कि क्या एप्रोप्रिएट अंडरगारमेंट पहनने से क्या इसका होना बढ़ सकता है या कम हो सकता है, कोई फ़र्क पड़ता है? लोगों को बहुत इसमें वहम होती है, वायर्ड, अंडर वायर्ड, ब्लैक, व्हाइट अंडरगारमेंट्स से इसका कोई रूल नहीं है, ना नफ़ा है ना नुकसान है। बहुत खूब मैडम। मैडम, कोई रिअकरेंस के चांसेस वन्स आफ्टर द सर्जरी? रीअकरेंस के चांसेस किसी के भी 0% नहीं है। हुँ, मुझे कभी नहीं मालूम कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा हुआ है। तो 0% चांस, तो आप फीमेल हो तो 0% चांस तो हो ही नहीं हुँ। सकता। दूसरी इज़ चीज़, दैट बिकॉज़ ऑफ मैडम कि वो सर्जरी करी उसकी सैटेलाइट बेबीज़ रह गई हैं या वो ऑल ओवर न्यू रिअकर देयर हुआ है? इज़ आपको 2 चीज़ें हो हुँ, सकती हैं, या तो आपने इनएडिक्वेट ट्रीट किया है, हुँ, या वो डिज़ीज़ इतनी एग्रेसिव थी हुँ। कि उसके वापस आने के चांसेस हैं, या आपने एक तरफ टेस्ट आप कर लिया ऑपरेट, ब्रेस्ट भी रिमूव कर दिया, ट्रीटमेंट भी कर दी, अब आपके दूसरे ब्रेस्ट में हो रहा है, बिकॉज़ वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, इनफैक्ट मे बी इट्स 5 टू 10% चांस कि अगर एक तरफ हो चुका है तो दूसरी तरफ ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर हम किसी को एक तरफ ट्रीट भी करते हैं, तो उसको स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं मैंडेटरीली साल में 1 दफ़ा मैमोग्राम ज़रूर कराएँ। बिल्कुल ठीक। एंड कोई एक्सरसाइज़ वगैरह, कोई हैबिट चेंजेस जो हैं वो लाइफ़स्टाइल चेंजेस पे फ़र्क लाइफ़स्टाइल चेंजेस तो करने, जैसे हमने बात किया जी। कि अगर आप हेल्दी खाना खाएँ, मुर्गन खाने अवॉइड करें, वज़न ना बढ़ने दें, और वज़न अगर हमने नहीं बढ़ाना है, तो फिर आपको बोल ऑफ सैलेड, अ बोल ऑफ फ्रूट एंड ब्रिस्क वॉक मे बी 4 आवर्स पर वीक भी आप कर लें, तो येस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट, हार्ट के लिए भी अच्छा है, कैंसर के लिए भी अच्छा है, बाकी सारी चीज़ों के लिए बेहतरीन है वो। नो डाउट मैडम, नो डाउट। मैडम, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि वन्स आफ्टर द सर्जरी ये कितनी ज़रूरी होती है और वन्स आफ्टर द सर्जरी आफ्टर केयर किस तरह की जाए? देखिए, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं है कि हम आफ्टर द आप सर्जरी और रिकंस्ट्रक्शन हैंड इन हैंड कर देते हैं। बल्कि आजकल चीज़ें ये हो गई, पहली चीज़ लोग ये बोलते नहीं ब्रेस्ट बचाना नहीं है, हर एक का निकालना है। हुँ, अगर आप ब्रेस्ट बचा रहे हैं और गुठली उसमें सिर्फ़ निकालते हैं, और अगर उसके अतराफ में उसके मार्जिन्स पे डिज़ीज़ नहीं है, और हर ब्रेस्ट बचाने वालों को आप रेडिएशन शुआएँ लगाते हैं। तो अगर उसके मार्जिन्स क्लियर हैं और आप शुआएँ लगाते हैं, इस मरीज़ के आउटकम में और जिसने ब्रेस्ट पूरा निकाला है, उसके आउटकम में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि जिसको बचाते हैं तो रेडिएशन देते हैं, तो आज स्टडीज़ में आया है कि वो शायद ज़्यादा बेहतर है। तो ये लोगों को कांसेप्ट है कि ब्रेस्ट बची नहीं नहीं बचाना चाहिए, तो वो गलत है। लोगों ने, उसने बोला तुम निकाल दो, जान छुड़ाओ, ऐसा चीज़ नहीं होती है। दूसरी चीज़, अगर हम ब्रेस्ट निकाल रहे हैं, तो हमारे पास अब ऑप्शंस हैं कि हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन उसी सिटिंग में भी कर सकते हैं, और बाज़ दफ़ा बीमारी कितने हद तक फैली हुई है, मरीज़ की अपनी खाल, और बाज़ दफ़ा उसकी अपनी निप्पल भी पीछे छोड़ देते हैं, अंदर से ब्रेस्ट निकालते हैं,
पीछे से पेट से अपना मसल्स और अगर ज़रूरत होती है इम्प्लांट डाल के उसको वही शेप वापस दे देते हैं। तो उसका ये स्टडीज़ में ज़रूर है और हमने भी देखा है कि जिसकी ब्रेस्ट की शेप ऐसी हो, फंक्शन नहीं होगा, हम शेप की बात करें, सेंसेशंस भी वही नहीं होंगी जो कि नॉर्मल ब्रेस्ट की होती हैं, लेकिन शेप होता है वो पेशेंट को बहुत एक मॉरल सपोर्ट देता है, सेंस ऑफ वेल-बीइंग बहुत ज़्यादा होता है, उनके डिप्रेशन के चांसेस कम होते हैं, ये पता है। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ से देखो तो रिकंस्ट्रक्शन का रुझान कम है। एक हम लोग जब उनको पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं, रिकंस्ट्रक्शन नहीं करते, तो बाहर अंडरगारमेंट्स रखने के लिए कॉटन की प्रोस्थेसिस या सिलिकॉन की आर्टिफिशियल ब्रेस्ट दे देते हैं, लोग उसमें खुश हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है अवेयरनेस नहीं है, तीसरी बड़ी वजह ये है कि पैसा नहीं है बिकॉज़ रिकंस्ट्रक्शन इज़ अनदर बर्डन ऑन द पेशेंट और साथ में लोगों को सर्जरी, कीमो, शुआएँ, दवाएँ इनका बर्डन इतना हो जाता है कि बाद लोग बोलते हैं कि छोड़ो इतने पैसों में यही कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। मैडम एक मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया कि गायनेकोमेस्टिया, मैन बूब्स जो होते हैं, क्या वो मेल्स जो हैं वो ज़्यादा एट हायर रिस्क ऑफ नो, नॉट अकरेंस है? नेसेसरीली उनका रिस्क में कोई वो एडिशनल रिस्क फैक्टर नहीं है कैंसर के लिए। वंडरफुल। मैडम क्या सक्सेस रेट होता है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का और क्या कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? सक्सेस रेट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? जब आप निकाल रहे हैं तो उसमें तो सर्जरी की सक्सेस तो नहीं है। हुँ, डिजीज रिकरेंस, साइड इफेक्ट्स हर एक को होंगे, हर वूंड में इन्फेक्शन होने का खदशा होता है। आप अगर ब्रेस्ट प्रिजर्व कर रहे हैं और तो आपका वो खड्डा है, आपको आजकल के ज़माने में जैसे हम ज़्यादा बात करें ऑन्कोप्लास्टी का, यानी कि आप जो डिफेक्ट निकालेंगी, जो गुठली निकालें, उसको इस तरीके से करें कि उस डिफेक्ट का, उस खड्डे को आप बंद कर लें। अगर आप उस खड्डे को बंद नहीं करेंगे, तो वहाँ खाल चिपकेंगी और मरीज़ की टोटल शेप बिल्कुल आउट हो जाएगी। तो अगर ब्रेस्ट बचाना है, तो विद अ रीज़नेबल शेप रखें ताकि मरीज़ को उससे तसल्ली हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और छोटा-मोटा आप ये करते हैं, हाँ, साइज़ में फ़र्क आ सकता है और खाल में हम रेडिएशन लगाते हैं, तो थोड़ा-सा वरम आ जाता है। शेप में दोनों में फ़र्क आ सकता है। इमीडिएट पोस्ट ऑप में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो हमेशा रहता ही रहता है और सर्जरी में ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हाँ, इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स हैं तो आप मेजर वेसल नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं इफ यू आर नॉट केयरफुल। लेकिन आजकल के ज़माने में हमारे पास ये भी है कि हर एक अंडर आर्म्स क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अर्ली डिजीज़ है तो उसमें हम स्पेशल तरीके से अंडर आर्म के एक आध सेलेक्ट नोड निकालते हैं, उसको लैब में भेजते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, अगर उसमें बीमारी है तो बाकी जगहों पे नोड्स में बीमारी होने के चांसेस हैं तो हम पूरा अंडर आर्म्स को क्लियर करते हैं वरना नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम अंडर आर्म के ग्लैंड्स क्लियर करते हैं तो पानी ले जाने की जो नालियां बाजू की भी अंडर आर्म में ही जाती हैं, तो हाथ के सूजने का खदशा होता है और अगर रेडिएशन अंडर आर्म्स के ग्लैंड्स को कंप्लीट क्लियर क्लियर करें और ऊपर रेडिएशन भी देनी पड़ी तो हाथ के सूजने का चांसेस बढ़ जाता है, वो मरीज के लिए काफी तकलीफ का होता है। तो हम चूज करते हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना और फिर जिनके अंडर आर्म के ग्लैंड्स क्लियर करते हैं तो उनके लिए हम हमेशा एहतियात समझा देते हैं कि हाथ ना सूजे, तो उस हाथ में कट प्रिक मना करते हैं, टाइट अंगूठियां, चूड़ियां, टाइट आस्तीनें, ब्लड प्रेशर नहीं, टीका नहीं, कट प्रिक ना लें, वेट लिफ्टिंग अवॉइड करें, उन सारी चीज़ों से हम मना करते हैं, लेकिन बाकी सारा काम कर सकते हैं, घर के झाड़ू, पोछा, बर्तन सब कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग मना करते हैं। वंडरफुल मैडम। मैडम कोई साइकोलॉजिकली आपने इम्पैक्ट्स देखे होंगे प्री सर्जरी, व्हाइल सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, इस हवाले से कुछ अर्ज़ बहुत ज़्यादा, हुँ, क्योंकि कैंसर वर्ड ऐसा है जी। कि वो अच्छे-अच्छों को हिला देगा कहाँ का भी कैंसर हो। और मैंने देखा है कि कैंसर का खौफ, मौत का खौफ और दूसरे जो आप कीमोथेरेपी या सर्जरी करते हो वो भी इतनी आसान चीज़ नहीं है। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम ड्रिप में डाल के इंजेक्शंस देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में मेजॉरिटी लोगों को कीमो मिलती है, हम चूज़ करते हैं किसको नहीं देना है। उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड आई थिंक एक औरत के लिए सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो है उसके बाल गिरना है। बाल गिरना, आईब्रोज़ भी गिर जाते हैं, तो वो बहुत तकलीफ़दा हो जाता है उनके लिए। तो उसमें हम आईब्रोज़ उनके एक स्टेंसिल्स देते हैं, उसको वो कर लेते हैं, विग्स देते हैं, हिजाब पहनना सिखा देते हैं, बट डेफ़िनेटली बाल वापस आते हैं। उसमें हाउ मच टाइम मैडम?
जैसे मैं सबको बोलती हूँ आप हज करके आए हाँ सर। तो आपके बाल आना शुरू हो जाते हैं। मैं तो औरतों को बोलती हूँ ये आपका जिहाद है, आपका हज है। जैसे आपकी कीमो खत्म हुई आपके बाल भी आस्ते आस्ते वापस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो की रोल प्ले करते हैं ना वो घर वाले, फैमिली एंड फ्रेंड्स का होता है। मैंने देखा है कि जिन लोगों के फैमिली स्पेशली नॉट सिर्फ फीमेल, जो मेल मेंबर्स हस्बैंड है, भाई है, अब्बा है, उनकी सपोर्ट होती है ना, तो उनके लिए ये गुजारना सफर बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब हस्बैंड छोड़ देता है, दूसरी शादी कर लेता है, कितने पैसों में मेरी दूसरी हो जाती है और सास बोलती है बेटा शाम को खाने की बारी तुम्हारी है, तुमने पकानी है, तो वो और मजीद सफर मिजरेबल हो जाता है। तो आई थिंक हर हमको ये सोचना चाहिए कि आज ये वक्त इन पे है और लोग ये समझते हैं कि इसने कुछ किया होगा ना तो उसका कसूर है। भाई किसी के किसी करने से नहीं होता, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है कि किसको क्या होना है। तो इन लोगों को इनके दुख को समझें, अपने आप को इनके अपने पाँव इनकी जूती में डाल के देखें कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ये इंसान है, इस वक्त उनको हमारी प्यार, मोहब्बत, तवज्जो, खुलूस की जरूरत है। चाहे आप एक लिसनिंग ईयर भी हो जाए ना, वो उनके लिए बहुत होता है। जहाँ वो खुल के अपने दिल की बात बिला हिलो इज्जत कर सके, बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक ये सोसाइटी पे सबका फर्ज है, हम डॉक्टरों पे भी है, लेकिन साथ में घर वालों पे, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स जो भी है, कि इन सारे मरीजों पे तवज्जो दें, इनका साथ दें, इनके तकलीफ के वक्त इनको शामिल करें। और ये लोग कभी फिर आपको नहीं भूलते, क्योंकि आप जब भी किसी के मुश्किल टाइम में काम आ जाते हैं, आप शायद भूल जाओगे कि मैंने किसके लिए क्या किया था। वो मरीज आपको सारी उम्र याद रखेगा, मरीज, दोस्त, जो भी आप कह लो, जब भी आप किसी के मुश्किल वक्त में काम आए। तो आई थिंक ये इंसानियत की वो है कि हम उनको उनके साथ उठें, बैठें, खाएं, पिएं और उनको किसी भी तरीके से उनके इस सफर को कंफर्टेबल कर सकते हैं तो करें। एब्सोल्युटली। मैडम मैं यही बात जो है वो हर स्पेशलिटी में यही बात आइडेंटिफ़ाई कराना चाहता हूँ कि भई अगर आप डॉक्टर के पास जल्दी पहुँचेंगे तो आपकी सेहत भी बचेगी, आपका पैसा भी बचेगा, आपका वक़्त भी बचेगा और आपके ब्रेस्ट कैंसर की स्पेशलिटी में भी यही बात सामने है। जितना जल्दी हम कैंसर खत्म नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि हमने ये करा, लेकिन हम जल्दी पकड़ सकते हैं। और अगर हम जल्दी पकड़ सकते हैं तो आपने बिल्कुल हमें पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, शायद हम एग्रेसिव कीमो से भी बच जाएं और आप हम वर्ड क्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल और पैसे से भी बच जाएँगे, वक़्त से भी, ज़ाहिर है तकलीफ जब से हम भी। इतना सारी चीजें नहीं करेंगे जी। तो हमें पैसा तो बचेगा ही बचेगा, साथ में सबसे बड़ी बात सेहत और जिंदगी की है। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम। मैं यहाँ पे मैडम एक अपॉर्च्युनिटी लेना चाहूँगा, मेरी इतनी खुशकिस्मती है आप तशरीफ़ लाई हैं। मैडम हर डॉक्टर जो है वो आप जैसा बनना चाहता है। मुझे आप प्लीज़ अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में कुछ बताएँ और कुछ टिप्स ऐसे दें कि हम भी कल को जो है वो आपकी लेगेसी कंटिन्यू कर नहीं, सकें। ये तो अल्लाह का करम है, मेरे में कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन एक चीज ये है, अगर आप जो भी आपकी फील्ड है, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे हो, अगर आप हार्ड वर्क इज द की थिंग। देखिए हर एक, आई एम नॉट अ सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। एब्सोल्युटली। तो आप अगर एवरेज IQ भी रखते हो, कुछ नहीं हो, शायद एक आदमी है वो एक पैराग्राफ एक दफा पढ़ के समझ लेगा, मेरे दफा वाली को शायद 4 दफा पढ़ना पड़े, डजंट मैटर। लेकिन मैं कह रहा अगर आपके पास हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है और ईमानदारी है, सिंसेरिटी टू योर पेशेंट्स, तो आपको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं छोड़ सकती है। तो आप ये नहीं है कि मैंने ये हफ्ता काम किया, अगले हफ्ते जो है मैं छुट्टी करूंगा, नहीं, आज नहीं कर सकते। आज मैंने मरीज जो बुलाएगा जब बुलाएगा जाना है। आप कंटिन्यूअसली काम करें, वर्क हार्ड, कीप अपडेटेड। अगर आप समझ लें आज MBBS या FCPS आपका खत्म हो गया तो आप अलामा बन गए, तो ये बात गलत है। मैंने शायद FCPS करने के टाइम पे जो सीखा था, जो बाहर जाके ट्रेनिंग ली थी, शायद मैं उसका अभी इतना इस्तेमाल नहीं करती हूँ, वो 50% ऑब्सोलीट हो गई है। अब हम जो सीखते हैं, जो नई चीजें आ रही हैं, उसको आपको उस जिद्दत को, उस नई चीजों को अपनाना, अगर आप पेशे में रहना चाहती हैं तो बहुत जरूरी है। तो आप अपडेट करें अपनी नॉलेज को, पढ़ें और पढ़ाएं, सीखें और सिखाएं, तो आप इस फील्ड में आगे लड़ेंगे। एंड आई थिंक बी ऑनेस्ट टू योर पेशेंट्स। पैसा, आप अगर सच्चाई से काम करें, पैसा आपके पीछे आएगा, आपको पैसे के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। मैडम ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमैनिटी आई थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैडम एब्सोल्युटली माय प्लेजर। थैंक यू।